हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह आनुवांशिकता और जो वातावरण की पारस्परिक क्रिया होता है उसका यहाँ पे परिणाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव की भूमिका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम उंट। विलियम उंट दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी टेट एग्जाम में कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। विकास प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है वह पीयूष ग्रंथि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको किशोरावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग देखेंगे। पहला दिया गया है कि बच्चों को दंड दे देंगे। छात्रों को क्या करना है? प्रेरित करना है। प्रेरित करने की सही विधि पूछा जा रहा है तो उन्हें यहाँ पे पहला दिया गया दंड देना चाहिए, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को कभी भी आपको दंड नहीं देना है। फटकारना है तो बच्चों को आपको फटकारना भी नहीं है, बच्चों को मारना पीटना भी नहीं है। छात्रों को अगर प्रेरित करना है तो उनकी आपको क्या करना होगा? बढ़ाई करनी होगी, प्रशंसा करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक उत्पन्न होने वाला जो उद्दीपक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अभिप्रेरणात्मक और जो संवेगात्मक अवस्था है यह मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा स्वतः पुनः प्राप्ति हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेसेल हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्ट लेविन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शिक्षण देखेंगे अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। शिक्षण जो अधिगम होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग होता है, तो उसको सरलीकरण करने की प्रक्रिया ही आपका शिक्षण है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी को चूज कर रहे हैं राइट होंगे। सह शिक्षा प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं।
तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा देखिए को एजुकेशन, या जो आपका शिक्षा प्रणाली है वह क्या है, वहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं उसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों रहते हैं, उसी को शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे किसमें दोनों दिया गया है, तो यहाँ पर डी वाले में देखेंगे लड़कियाँ और लड़के दोनों दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसी को शिक्षा प्रणाली बोलेंगे। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि का मतलब होता है कि आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें कौन सी शिक्षण विधि लगाएंगे, मतलब कैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या आपके यहाँ पे किसकी आवश्यकता नहीं है, क्या आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो देखिए सबसे पहला है कि शिक्षण विधि, जब भी यहाँ पे शिक्षण विधि का चयन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि विद्यार्थियों का मानसिक स्तर क्या है, किस लेवल के बच्चे हैं, किस क्लास के बच्चे, ये सब देख करके ही आप यहाँ पे शिक्षण विधि का चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यक्तिगत भेद को भी यहाँ पर देखना चाहिए और विषय की जो विशिष्ट प्रकृति है उसको भी देखेंगे, लेकिन जो अभिभावक की पृष्ठभूमि है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण विधि में जो अभिभावक की पृष्ठभूमि है उसको देखने की ज़रूरत नहीं होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा या विशिष्ट गुण को यहाँ पे सूचित करता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो समावेशी शिक्षा होता है, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक आ जाते हैं, चाहे वह बालक सामान्य हो या विशिष्ट हो, सब प्रकार के बच्चे समावेशी शिक्षा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सामान्य और जो विशिष्ट छात्र हैं वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो बी वाला राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कोई भी आपको विभेद नहीं करना होता है, कोई भी अलगाव नहीं करना होता है बच्चों में। अगला प्रश्न है कि विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि, मंद बुद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण यहाँ पे नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समान। देखिए जितने भी मनुष्य हैं अगर उनके बीच देखेंगे जो बुद्धि का वितरण होता है, बुद्धि का जो वितरण है वह समान नहीं है, किसी की बुद्धि कम है किसी की ज़्यादा है, आप लोग भी देखते होंगे अपने आसपास में। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्धि का जो वितरण हुआ है वितरण होता है वह आपका समान नहीं होता है, सभी मनुष्यों का समान नहीं होता, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका यहाँ पे दिया गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे होगा सामवेगिक नहीं है और सामवेगिक दिया गया है आपका यहाँ पर सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। सी वाला क्या है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घर को। भाषा शिक्षण की जो पहली कक्षा है या प्रथम कक्षा है वह आपका घर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों का घर ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे। यहाँ पे दिया गया एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता आप, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि बच्चे की उपेक्षा करेंगे, तो यह तो बिल्कुल गलत है, आपको बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना है, तो यह तो गलत बात है। अभिभावक को लिखेंगे कि वो आए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ये तरीका आपका सही है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, यह भी गलत है। ऐसा भी नहीं करना है कि कोई अभिभावक आपसे मिलने नहीं आ रहा है स्कूल में तो आप बच्चे को ही पीटना शुरू कर दें, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा और कि आपको स्वयं उनसे मिलने जाना होगा। अगला प्रश्न की अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो अभिप्रेरणा है वह जन्मजात तथा अर्जित होगा, तो यहाँ पे इसका वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित हो जाएगा, तो सी वाला राइट आंसर है। और यह प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, यह पॉइंट याद रखेंगे। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
स्पीयरमैन ने किया था। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है स्पीयरमैन ने किया था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र है उसको समस्यात्मक बालक के रूप में पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए। देखिए आपको एक बार यहाँ पे बता दी जा रही है कि बाल विकास और यहाँ पे जो शिक्षा शास्त्र है इसमें कभी भी बच्चे को आपको दंड नहीं देना है। सीडीपी वाला जो पार्ट रहता है उसमें कभी भी बच्चे को, ना ही बच्चे की कोई गलती होती है, ना ही बच्चे को आपको कभी दंड देना है। तो यहाँ पे दिया गया बच्चे को दंड देना चाहिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, यह भी गलत तरीका है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यह आपका सही है। तत्काल उसको घर वापस भेज देना चाहिए, यह भी गलत है। तो यहाँ पे हमेशा मिडिल वाला यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है वही निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला राइट आंसर होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो देखेंगे जो द्रुतगामी विकास का नियम है यह देखेंगे शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रेरित करने की बात किया गया है तो सही मार्गदर्शन करा करके। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्रो एंड क्रो का कथन है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से भिन्न है? कौन शेष से भिन्न है यह बताना है। और यह भी प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें देखेंगे जो टी है, क्लाउड है, पिक्चर टेस्ट है, ड्राई है, मैन टेस्ट है, यह तीन आपके एक हो जाएंगे, एक ही से रिलेटेड है। 16 पीएफ वाला अलग होगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है। यह आपकी प्राइमरी लेवल की स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपके 3000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, 4 सॉल्व पेपर दिया गया, 7 साल का विश्लेषण चार्ट दिया गया। बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यूपी टेट एग्जाम का नवीनतम पाठ्यक्रम मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे विश्लेषण चार्ट मिल जाएगा, उसके बाद देखेंगे विषय सूची दिया गया है। विषय सूची में देखेंगे सबसे पहले यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उसके बाद सभी सब्जेक्ट थ्योरी में दिए गए हैं और उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं। जैसे आपका बाल विकास है, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, पर्यावरण अध्ययन है, सबके सब सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगी आंसर शीट। आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन किया गया है और इसके बाद थ्योरी मिलेगी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और यूपी टेट एग्जाम की जो बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक का कवर पेज दिखा करके किसी भी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यूपी टेट एग्जाम की जो स्टडी गाइड बुक है इसी के साथ साथ देखेंगे आपकी सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं और सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर पाएंगे। इसके बाद यूपी टेट एग्जाम की यहाँ पर हिंदी है और इसमें पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है। तो देखिए जो गाजीपुर जिला है वहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बिहारी हिंदी है वह मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसमें मूलतः कितने स्वर और मूल व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें 11 स्वर हैं और जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है।
च छ ज झ उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे स्पर्श और संघर्षी व्यंजन दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला निम्न में से खंड काव्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो पंचवटी है, पंचवटी खंड काव्य है, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अमीर खुसरो को किस लोकप्रिय उपाधि से जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तूतीय हिंद के नाम से, या तोते हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। आप लोग भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला हिंदी का प्रश्न है कि कितनी नावों में कितनी बार किस कवि का काव्य संग्रह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अज्ञेय का है। कितनी नावों में कितनी बार, यह अज्ञेय का यहाँ पे काव्य संग्रह है, डी वाला राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों से तत्सम शब्द चुनिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो नेत्र लिखा गया है, नेत्र आपका तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो अक्षर शब्द लिखा गया है, यह आपका यहाँ पे तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम है, तो डी वाला राइट आंसर है। कौन सा वाक्य सही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कल यहाँ आएगा। यहाँ पर दिया गया है कौन सा वाक्य सही है, तो यहाँ पर कल यहाँ आएगा, बी वाला राइट आंसर है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सदवंश लिखा गया है इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे 12 से 14 तक यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। यूपी टेट एग्जाम में गद्यांश भी आते हैं, और इस तरह से गद्यांश दिया रहता है, उसी का आंसर इसी गद्यांश से छांट करके लिखना रहता है। इसमें दिया गया है शहर का स्वास्थ्य किसे कहा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों को कहा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे पेड़ों को, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि नन्ही कोपलों का कार्य क्या बताया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे कोपलों के बारे में बताया गया कि धूल और शोर को थामती हैं, तो यहाँ पे धूल और शोर थामना, तो यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि वृक्षारोपण को किस रूप में देखता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह रोजमर्रा के अनुशासन के अंतर्गत देखता है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है, गद्यांश में दिया है। अगला है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है अर्थांतरान्यास, यहाँ पे हो जाएगा अर्थांतरान्यास हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि तेरे चरण रज के आगे चंद्रिका फीकी लगती है, इन पंक्तियों में मुख्यतः कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रतीप अलंकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, आंचल बांध अखियन में मैया हंसी हंस निहारत, ये ठुमक ठुमक चलत नंदलाल कर धरी उछली संवारती, इसमें देखिए आपका हो जाएगा वात्सल्य रस, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है, भाल पर तनि भ्रिकुटी दंत कटी उठे घोर, धरा कंपाए मानो कर में ब्रज सा सौर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका है रौद्र रस। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है कुंडलिया छंद की विशिष्ट पहचान क्या मानी जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छंद की शुरुआत जिस शब्द से होती है समापन भी उसी से होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है किस छंद में 4 चरण नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो छप्पय होता है, छप्पय में 4 चरण नहीं होते हैं, बाकी दोहा में 4 चरण, सोरठा रोला में भी 4 चरण होते हैं, चौपाई में भी 4 चरण। किसकी मृत्यु का समाचार पाकर अमीर खुसरो ने निम्नलिखित दोहा पढ़ा, गोरी सोबे सेज पे मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चौदेश, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। और यहाँ पर देखेंगे सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे एबडक्शन दे दिया गया है, इसका हिंदी पर्याय पूछ लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अपहरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। एकाग्रचित्त के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न दिया गया है
निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका, देखिए दिया गया भौरा, भौरा को स्त्रीलिंग लिखा गया है तो यह गलत लिखा गया है। यहाँ पे जो भौरा है यह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। कौन सा शब्द बहुवचन में नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो टिड्डी दल दिया गया है यह तो आपका बहुवचन है, प्रतियां लिपियां यह तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे बहुवचन दिख रहा है, तो यह 3 आपके बहुवचन हैं, लेकिन नहीं पूछा गया लुटिया, तो यह बहुवचन में नहीं है, तो सी वाला राइट आंसर है। भाषा भारतीय सम्मान किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। गुरुपदेश का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु धन उपदेश से बनेगा गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किस समास का विग्रह गलत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रातों रात, यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है समास का विग्रह गलत है, तो रातों रात का यहाँ पे रात भर दिया गया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस शब्द में संस्कृत उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अटल है, अटल शब्द में संस्कृत उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में देखेंगे संस्कृत का ही उपसर्ग है। इसमें देखेंगे सु है, इसमें देखेंगे अति है और एक में अधि है, तो डी वाला राइट आंसर है। किस शब्द में आप प्रत्यय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका मिलाप शब्द है उसी में आप प्रत्यय है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में जो यूपी टेट के 60 प्रश्न कराए गए हैं बाल विकास और हिंदी के, उसमें से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।